Assalamualaikum. Today we are going to continue our previous topic that is नाइट्रोजन साइकिल। और नाइट्रोजन साइकिल में मैंने आपको साइकिल जो था वो कम्प्लीटली बता दिया था कि साइकिल आप कैसे बनाते हैं, नाइट्रोजन कैसे स्टार्ट होती है, प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, एटमॉस्फेयर में वापस नाइट्रोजन किस शक्ल में जाती है। तो उससे रिलेटेड आपकी बुक में कुछ टर्म्स भी उस टॉपिक में ऐड हैं जो कि आज के लेक्चर में हम उसको जो है वो कवर करेंगे। नाइट्रोजन साइकिल जब आप अपनी बुक के अंदर रीड करेंगे, जो कि पेज नंबर आपके है 87 के ऊपर, तो उसमें आप उसको जब रीड करेंगे तो आप कुछ टर्म्स उसके अंदर पढ़ेंगे, जिसमें से उस टर्म को आप कहते हैं सिम्बियोटिक और नॉन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। आई थिंक हमने फंजाई वाले चैप्टर में या बैक्टीरिया वाले चैप्टर में इसको हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमने सिम्बियोसिस पढ़ा है, म्यूचुअलिज्म पढ़ा था हमने, इसके अलावा कमर्शियलिज्म पढ़ा था। ये कुछ डिफरेंसेस थे टर्म्स में, वो हमने वहाँ पे रीड किए थे। इसको आज हम रिपीट कर लेंगे कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है और वो कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि सिम्बियोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और वो कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि नॉन सिम्बियोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। हमें पता है कि बैक्टीरिया जो है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, बैक्टीरिया जो है वो दो तरह का रिलेशनशिप शो करते हैं। एक होता है सिम्बियोसिस, दूसरा रिलेशनशिप होता है नॉन सिम्बियोसिस। दूसरे अल्फाज में आप इसको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, और इसको आप जो है वो नॉन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कह सकते हैं। नॉन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। अब सबसे पहले तो हमें वर्ड सिम्बियोसिस का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है जी। सिम मीन टुगेदर, SYM। सिम का मतलब होता है, कहाँ लिख लूँ मैं इसको मैं लिख लेती हूँ, चलें यहाँ लिख लेते हैं। सिम मीन टुगेदर, बायो मीन लाइफ, ऑसिस मीन अमल या प्रोसीजर। ठीक है, तो ये लफ्ज़ क्या बना, टुगेदर लाइफ प्रोसीजर, यानी एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ नस्लों के जानदार आपस में मिलकर एक साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उसे हम कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप या सिम्बियोसिस उसको हम कहते हैं। दोबारा बता देती हूँ कि सिम्बियोसिस क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ जानदार आपस में बाहमी ताल्लुक़ इस्तवार करके ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उस रिलेशनशिप को आप कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। जैसे एग्ज़ाम्पल आप ले लेते हैं कि लास्ट टॉपिक में या लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स के अंदर बैक्टीरिया ज़िंदगी गुजारते हैं। उन बैक्टीरिया को आप कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया और प्लांट का आपस में क्या रिलेशनशिप था, वो आपस में एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे। प्लांट्स क्या करते थे, प्लांट्स बैक्टीरिया को खुराक मुहैया करते थे, और बैक्टीरिया क्या करते थे, बैक्टीरिया बदले में प्लांट्स को ज़मीन से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते थे। नाइट्रोजन N2 की शक्ल से लेकर NO3 की शक्ल में कन्वर्ट करने में बैक्टीरिया हेल्प कर रहे थे। तो प्लांट्स का, अब प्लांट एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, बैक्टीरिया एक टोटली डिफरेंट नस्ल है। तो दो डिफरेंट जब जनरेशन्स आपस में एक दूसरे के साथ, दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ आपस में एक दूसरे के साथ बाहमी ताल्लुक़ से रहती हैं, तो उस तरह के रिलेशनशिप को आप सिम्बियोसिस कहते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के केस में बैक्टीरिया जो ज़िंदगी गुजारते हैं वो दो तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। एक होते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप और एक होते हैं नॉन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ठीक है जी। अब सिम्बियोटिक रिलेशनशिप आपके पास दो तरह के आपकी बुक के अंदर बताए हुए हैं कि दो तरह के बैक्टीरिया जो है वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। हमें पता है कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो है वो सिंगल बैक्टीरिया दिखाता है। इसको हम यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं। ठीक है जी। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो है वो आपकी बुक के अंदर सिर्फ एक बैक्टीरिया का बताया गया है, डेट इज़ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड एग्जांपल या उससे रिलेटेड कोई भी बात आपकी किताब के अंदर नहीं है, लिहाजा वो आपसे पेपर में नहीं पूछी जाएगी, इसलिए हम उसकी डिटेल के अंदर नहीं जा रहे। इसी तरह से जो नॉन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, ये भी दो तरह के बैक्टीरिया शो करते हैं। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया
और दूसरे होते हैं आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है जी। अब जो आपके पास सिम्बियोटिकली जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि वो एरोबिक होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो कि जिनको सांस लेने के लिए या ज़िंदगी गुजारने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उनको आप कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। ये जो होते हैं नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, यानी इन बैक्टीरिया के स्पोर फॉर्मेशन नहीं होती। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? अगली नस्ल बनाने के लिए वो स्पोर फार्मिंग के प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, बल्कि वो कोई और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और वो बैक्टीरिया जो कि सिम्बियोटिकली प्लांट्स के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, उसकी एग्जांपल आपके पास उन्होंने दी हुई है रॉड शेप राइजोबियम। रॉड शेप राइजोबियम, रॉड शेप राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ग्राम नेगेटिव इन नेचर है, यानी जब आप इसकी स्टेनिंग करें तो आपको इसमें पिंक कलर जो है वो नज़र आएगा। और ये एरोबिक होता है, यानी इसको ज़िंदगी गुजारने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ये स्पोर के ज़रिए से अपनी नई नस्ल पैदा नहीं करता। इसकी ये प्रॉपर्टी हैं। आप सिर्फ ये भी याद रख लें कि कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहता है प्लांट के साथ, डेट इज़ राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है, इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होते हैं, वो आपकी किताब के अंदर नहीं है। अब कौन से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में नहीं रहते प्लांट्स के साथ, बल्कि वो प्लांट्स से नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी बल्कि वो हेल्प नहीं करते, क्योंकि अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे होंगे तो वो क्या होंगे? वो सिम्बियोटिक होंगे। वो प्लांट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, वो बल्कि अपनी आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने पे यकीन रखते हैं। अब पहले ग्राम नेगेटिव की बात कर लेते हैं। ग्राम नेगेटिव की भी यही खासियत होती है कि जो इसकी ग्राम नेगेटिव की खासियत थी कि ये जो है एरोबिक होते हैं। एरोबिक का मतलब क्या होता है कि ये अपनी खुराक इनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ कि ये जो है नॉन स्पोर फार्मिंग होते हैं, इनको भी अपनी नई नस्ल पैदा करने के लिए स्पोर बनाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये कोई और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल में क्या आते हैं? हमारे पास आते हैं एजोटोबैक्टर और एजोटोबैक्टर ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, लेकिन वो नॉन सिम्बियोटिकली रिलेशनशिप में रहते हैं प्लांट के साथ। जबकि राइजोबियम ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ग्राम नेगेटिव की क्लास में ही हैं, लेकिन वो प्लांट के साथ अपना ताल्लुक़ इस्तवार करके पॉजिटिव वे में ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी तरह से कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो कि प्लांट के साथ नॉन सिम्बियोटिकली रहते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या है? इनकी प्रॉपर्टीज़ नेगेटिव के अपोजिट होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं ये एनएरोबिक होते हैं। एनएरोबिक का क्या मतलब है कि ऐसे जानदार जिनको ज़िंदगी गुजारने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ज़िंदा रह सकते हैं। ये अपनी रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? इनमें ये स्पोर फार्मिंग होते हैं, यानी स्पोर बना के अपनी अगली नस्ल ये पैदा करते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास आता है क्लॉस्ट्राइडियम पेस्टुरोनियम। एग्जाम्पल में हमारे पास आता है क्लॉस्ट्राइडियम पेस्टुरेनियम। ये एक ही बैक्टीरिया का नाम है, स्टेरिएनम। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्लॉस्ट्राइडम CLOS, क्लॉस्ट्राइडम पेस्टुरेनियम, ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कि जिसकी नेचर है कि ग्राम नेगेटिव है, लेकिन ये प्लांट के साथ सिम्बियोटिकली नहीं रहता, बल्कि प्लांट के साथ नॉन सिम्बियोटिकली रहता है। नॉन सिम्बियोटिक मीन कि प्लांट के साथ मिलकर ज़िंदगी नहीं गुजारता, अपनी अलग से जो है वो ज़िंदगी गुजारता है। तो इसको बेसिकली डिफ़ाइन करना ज़रूरी था। ये जो चीज़ है वो आपके नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड एज सच अहम तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी किताब का हिस्सा है लिहाजा आपसे MCQs में पूछी जा सकती है। अगर पेपर में नाइट्रोजन साइकिल आए और आप सिर्फ नाइट्रोजन साइकिल बनाकर आ जाएं तो वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा, वो आपके लिए काफ़ी होगा एग्ज़ाम्स में मार्क्स लेने के लिए। लेकिन अगर MCQs पूछ लिए जाएँ, वो आपसे पूछें कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है, वो आपको ये 3 एग्ज़ाम्पल दे दें। पहले MCQ में वो आपको A ऑप्शन ये दे दें, B ऑप्शन ये दे दें और C ऑप्शन ये दे दें। MCQ है वो क्या बनाएगा? MCQ वो बनाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया लिव्स सिम्बियोटिकली
विद द प्लांट्स। ठीक है, तो आपको पता है कि राइजोबियम जो है वो सिम्बियोटिकली प्लांट के साथ ज़िंदगी गुजारता है, जबकि ये दोनों नॉन सिम्बियोटिकली प्लांट के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। या वो आपसे दूसरा सवाल क्या पूछ सकता है कि राइजोबियम इज़ एन एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया और बोथ। तो आपको पता होना चाहिए कि राइजोबियम क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के भी मोस्टली एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। या वो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि क्लॉस्ट्राइडियम पेस्ट्रियनियम जो है वो स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया है या वो नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया है। तो आपको उसका ऑप्शन सही क्लिक करना है कि जो क्लॉस्ट्राइडियम पेस्ट्रियनियम है, क्योंकि ये नॉन सिम्बियोटिक है, ग्राम पॉजिटिव है, लिहाजा ये स्पोर बनाता है, स्पोर बनाने में हेल्प करता है। तो ये जो अगर आपने टेबल याद कर लिया तो आपका ये वाले एमसीक्यूज जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम है और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसकी प्रॉपर्टी ग्राम नेगेटिव से थोड़ा सा ऑपोजिट है। ठीक है जी। उसके बाद जो चीज़ आज हमने करनी है दैट इज़ सल्फ़र साइकिल। सल्फ़र साइकिल, सल्फ़र क्या है जनाब? सल्फ़र भी एक इम्पॉर्टेंट आपका एक एलिमेंट है जो कि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होता है। सल्फ़र किस तरह से ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, पौधे उसको किस शक्ल में एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो किस किस प्रोसेस से गुज़रता है और एट द एंड वो वापस एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फ़र की शक्ल में किस तरह से रिलीज़ होता है। ये साइकिल भी आपकी किताब के अंदर ठीक से जो है वो नहीं बताया हुआ, लिहाजा जो साइकिल मैं बना रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ, आप इस साइकिल को एज सच अपनी किताब के अंदर ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले क्या होता है, एटमॉस्फेयर ये जो आपका है यानी जो आपका एनवायरनमेंट है इसके अंदर सल्फ़र मौजूद होता है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक सल्फ़र। आपके एटमॉस्फेयर के अंदर क्या चीज़ मौजूद है? सल्फ़र एस की शक्ल में मौजूद है। अब आपको पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद है। सल्फ़र कोशिश करता है कि वो ऑक्सीजन के साथ आपस में मिलकर ज़िंदगी गुजारे, लिहाजा सल्फ़र किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और सल्फ़र डाइऑक्साइड, इसको आप लिख लें सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है। जब ये हैवी हो जाता है तो ये ज़मीन की तरफ मूव करना शुरू कर देता है ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि सल्फ़र लाइट होता है, ये हवा के अंदर इसी फॉर्म में सस्टेन रहता है, ठहरा रहता है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है थोड़ा सा हैवी हो जाता है, लिहाजा ये ज़मीन की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। जब ये ज़मीन की तरफ जाता है, सॉइल की तरफ जाता है, तो पौधे इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किस शक्ल में? सल्फ़र डाइऑक्साइड की शक्ल में। अब आपसे पूछा जा सकता है कि पौधे सल्फ़र को किस शक्ल में एब्जॉर्ब करते हैं। ऑप्शन वो देगा सल्फ़र की शक्ल में, SO2 की शक्ल में, आगे ऑप्शन दे दे H2S की शक्ल में, कोई भी ऑप्शन दे दे। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट सल्फ़र को SO2 की शक्ल में एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि प्लांट्स नाइट्रोजन को किस शक्ल में एब्जॉर्ब कर रहे थे? NO3 की शक्ल में। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने MCQ के हवाले से बुक के ऊपर अंडरलाइन करनी है। अब सल्फ़र था, उसने ऑक्सीजन के साथ आपस में रिएक्ट किया, ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन के नतीजे में सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनी और इस सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को पौधे जो है वो अपनी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस पौधे इसको एब्जॉर्ब करते हैं। अब अगर किसी वजह से पौधे की डेथ हो जाती है या पौधे के ख़ज़ा का मौसम आता है, पौधे के पत्ते जो हैं वो गिर जाते हैं, ठीक है, किसी भी वजह से जब प्लांट की डेथ होती है या उसके लीव्स जो हैं वो ज़मीन के ऊपर आके गिरते हैं तो उसके अंदर से ये सल्फ़र जो है वो रिलीज़ होता है। ठीक है, सो होता क्या है कि जब प्लांट जो है वो ज़मीन पे आके गिरा है तो आपको पता है कि ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ज़मीन के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? ज़मीन के अंदर फंजाई मौजूद होती है। तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई इस पौधे के ऊपर एक्ट करते हैं और इस पौधे के अंदर मौजूद जो सल्फ़र है जो कि SO2 की शक्ल में है, इसको सल्फ़ेट की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं। सल्फ़ेट की फॉर्म क्या होती है? SO4-2 की शक्ल में इसको ज़मीन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद इस सल्फ़ेट की रिडक्शन होती है किसकी मदद से? बैक्टीरिया की मदद से। उसको हम कहते हैं बैक्टीरियल रिडक्शन। रिडक्शन और ऑक्सीजन में आपको फ़र्क पता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ऑक्सीडेशन क्या होता है?
ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरा प्रोसेस आपके पास होता है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? इसका अपोजिट होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब इस स्टेप पे क्या हो रहा है? सल्फेट की रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर वो हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और ऑक्सीजन को इसमें से निकाल देंगे। लिहाजा इसमें से जब वो ऑक्सीजन को निकाल देते हैं तो ये किस फॉर्म में आ जाता है? ये आ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की शक्ल में। हाइड्रोजन सल्फाइड की शक्ल में, उसको आप कहते हैं H2S। ठीक है जी। इसके ऊपर फिर मज़ीद बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक सल्फ़र की शक्ल में, जो कि किस शक्ल में होता है? एस की शक्ल में। तो अब क्या हुआ कि आपके पास जिस शक्ल में सल्फ़र स्टार्ट में मौजूद था, एट द एंड वही सल्फ़र आपके पास साइकिल से गुजर कर कन्वर्ट हो गया। अब ये सल्फ़र कहाँ चला जाएगा? वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। जब ये एटमॉस्फेयर में जाएगा दोबारा ऑक्सीजन से मिलेगा। ऑक्सीजन से मिलेगा तो पौधे इसको एब्जॉर्ब करेंगे। जब पौधों की डेथ होगी तो पौधों के ऊपर बैक्टीरिया और फंजाई अटैक करेंगे और इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सल्फ़ेट की शक्ल में। उसके बाद सल्फ़ेट की रिडक्शन होगी, यानी रिडक्शन क्या है कि इसमें से हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा और इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव किया जाएगा। जब आप इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, उसकी जगह आप हाइड्रोजन लगा देंगे, इसको आप कहेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको आप H2S कहते हैं। उसके बाद जनाब क्या होगा? इस H2S के ऊपर मज़ीद बैक्टीरिया एक्ट करेंगे और इसको किस शक्ल में कन्वर्ट कर देंगे? इसको कन्वर्ट कर देंगे सल्फ़र की शक्ल में, और ये सल्फ़र जो है वापस आपके एटमॉस्फेयर में जाएगा और फिर ये साइकिल जो है वो रिपीट होता जाएगा। तो ये साइकिल क्योंकि सल्फ़र से शुरू हुआ था और सल्फ़र के ऊपर ही ख़त्म हुआ है, लिहाजा इस तरह के साइकिल को हम कहते हैं सल्फ़र साइकिल। ठीक है जी। इसको आप नोट कर लेंगे। इसको आपने अगर पेपर में आएगा, आपने एज सच पेपर में अगर आया तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सल्फ़र साइकिल लिखना है। उसके आपने हेडिंग लिखनी है। हेडिंग लिखने के बाद आपने बता देना है कि सल्फ़र एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारी बॉडी का बड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल है। उसके बाद आपने इस साइकिल को जो है एज सच साइकिल का ऑप्शन देकर आपने इसको एज सच अपने बॉल पॉइंट से या पेन जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसको आपने ड्रॉ करना है। थोड़ा बड़ा बड़ा एरो थोड़ा सा खुले करके ड्रॉ करिएगा ताकि एक पेज के ऊपर ही पूरा साइकिल जो है वो आ जाए। जब आपने इसको साइकिल को बना दिया तो जो चेक करने वाला होगा उसको यहीं से आइडिया हो जाएगा कि इसने स्टेप्स ठीक लिखे हैं, लिहाजा आपके मार्क्स यहाँ पे अच्छे आ जाते हैं। लेकिन यहीं पे आपने इसको ख़त्म नहीं करना। इसके बाद आपने क्या करना है? आपने अगली हेडिंग देनी है इसको बनाने के बाद एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन में आपने इसी पूरे साइकिल को इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देना है। जैसे कि आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि इन द एटमॉस्फेयर सल्फ़र इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एस, so this sulfur combined with the oxygen and form sulfur dioxide gas. This sulfur dioxide gas is taken by the plants because plant absorb sulfur in the form of sulfur dioxide, and when the plant go to death, yeah, when the plants go to die, then bacteria and fungi attack on these plants and convert the sulfur dioxide into the sulfate ions. Then sulfate ions undergo the reduction by the bacteria and convert into a new product that is called hydrogen sulfide. इसके बाद आप इसका फार्मूला लिख देंगे। This hydrogen sulfide is further go this hydrogen sulfide further go for more chemical reaction and convert into the sulfur. Now the sulfur is available for the atmosphere and it is reused in the atmosphere by the organisms, and then this process restart again. तो इस तरह से आप अपनी इंग्लिश जो भी आपको वर्डिंग समझ आ रही है इजी सी, उस वर्डिंग में आप इसको एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। यही काम आपने नाइट्रोजन साइकिल के साथ भी करना है कि नाइट्रोजन साइकिल आपने पहले नाइट्रोजन के बारे में लिख देना है कि नाइट्रोजन कितने % होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। उसके बाद आपने उसका पूरा साइकिल ड्रॉ करना है। उसके बाद आपने नीचे हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन, और उस एक्सप्लेनेशन में जो भी आपने साइकिल बनाया है उसको आपने इंग्लिश के अंदर एक एक स्टेप को आपने डिटेल में बताना है। बेहतर तरीका क्या होगा कि आप एक्सप्लेनेशन करें
एक्सप्लेनेशन लिखें और उस पर पॉइंट्स देते जाएं कि पॉइंट वन का क्या मतलब होता है कि आप पहली वाली इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर आप पॉइंट 2 दे दें, इसका मतलब होगा कि आप दूसरी लाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर आप पॉइंट 3 लिख दें या डॉट लगा दें तो इट मीन्स आप थर्ड लाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये तरीके होते हैं जिसके ज़रिए से आप मार्क्स ले सकते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो कोशिश करें कि अगर कोई भी 6 से 7 नंबर का या 5 नंबर का भी सवाल आता है तो आप उसको इस तरह से अटैम्प्ट करेंगे। इसके बावजूद अगर कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।